एसएससी सीजीएल एक ऐसा एग्जाम जिसे हर साल लाखों एस्पिरेंट्स जिसका फॉर्म फिल करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, कहीं ना कहीं उसमें सिलेक्शन लेने के लिए दिन रात अपने सपनों के पीछे भागते हैं। और आज हमारे साथ एक ऐसे ही एस्पिरेंट हैं जिन्होंने सीजीएल 2025 मेंस के अंदर 370 मार्क्स इन्होंने अचीव किए हैं आउट ऑफ 390 मार्क्स। आज उनसे हम बातचीत करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने अपनी प्रिपरेशन की, क्या उनका स्ट्रगल रहा, क्या उनकी स्ट्रेटजी रही इतने मार्क्स अचीव करने की। क्योंकि यार मेहनत सभी लोग करते हैं, लेकिन जो मार्क्स है वो आपका एफर्ट होता है, कंसिस्टेंट एफर्ट जो डेली आप कर रहे होते हो। तो सबसे पहले आपका स्वागत है टेस्ट बुक ऑफिस में। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। और सबसे पहले तो मैं यही आपसे जानना चाहूंगा, जब आपने फॉर्म फिल किया, सीजीएल प्री आपका क्लियर हुआ और मेंस में जब आपके 370 मार्क्स आपने आंसर की जब चेक की, तो पहली फीलिंग क्या थी, कैसा आप महसूस कर रहे थे? मैं उस समय पे ट्रेन में था क्योंकि आंसर की को आने में काफ़ी टाइम हो गया था। यस। तो मैं बोल रहा था कि चलो एफकेट का एग्जाम है उसको दे आते हैं, उससे टाइम कट जाएगा तब तक क्या पता आ ही जाए। इंतजार नहीं हो रहा था हाँ, कि तो तभी आ गई थी वो आंसर की। अब मेरे पास लैपटॉप नहीं था और मतलब मेरे मोबाइल में वो चलता नहीं है, तो मेरे भाई का लैपटॉप है, मैं उससे उसको चला लेता हूँ, वो कि जो डैशबोर्ड है। तो फिर मैंने अपने दोस्त को बोला कि मेरे मार्क्स बताओ, तो उसने मुझको मार्क्स बताए। उसने बोला यार कॉन्ग्रेचुलेसन्स और इस तरह से। मैंने कि बोला मुझको यकीन नहीं हुआ फिर भी। फिर मैंने एक और से चेक कराए, तब उसने बोला हाँ इतने ही है, तब मुझको यकीन हुआ। मतलब काफ़ी खुशी हुई और मतलब बहुत ज़्यादा लगा कि मतलब इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने 350 से ऊपर तो एक्सपेक्ट किया था। फिर उसके बाद तो ये था कि मतलब गिरिराज बाबा की कृपा हो गई तो हो ही जाएगा। अब गिरिराज बाबा की सच में कृपा हो गई है। तो फिर तो बिल्कुल है अनिरुद्ध, बहुत बहुत आपको बधाई हो। अभी आपके 370 मार्क्स बन रहे हैं एंड वी होप कि यार कहीं ना कहीं टॉप 10 टॉप 5 में आपकी एक पोजीशन हो। अनुज जी, अपने बारे में थोड़ा सा आप बताइए कि कब से आप तैयारी कर रहे हो, क्या आपका बैकग्राउंड रहा, कौन कौन से एग्जाम की आप और प्रिपरेशन करते हो, वो थोड़ा जानना चाहेंगे। 12th के टाइम पे एनडीए के दिए थे। उस समय पे एनडीए का एग्जाम तो निकल जाते थे, लेकिन एसएसबी में रह गया था। 3 बार कॉन्फ्रेंस आउट हो चुका हूँ एसएसबी के। और फिर उसके बाद इसका मैंने अपने डेढ़ साल के करीब हो गया होगा, 1.5-2 साल के आसपास हो गया, तब मैंने इसकी प्रिपरेशन शुरू की थी। शुरुआत में एक बार तो कोर्स कंप्लीट कर लिया। तभी मतलब कोर्स मैंने कंप्लीट किया नहीं था उस समय पर, शायद 20% के अराउंड ही कोर्स कंप्लीट किया था। तभी मैंने टेक्स्ट बुक का ले लिया था पास। सभी बोलते हैं कि मतलब पूरा कोर्स कंप्लीट करने से ऐसा फिर कभी पेपर नहीं दे पाओगे, मतलब एक बार मॉक टेस्ट देते रहने चाहिए, कम नंबर आए कोई दिक्कत नहीं, बस देते रहने चाहिए। तो मैंने तभी ले लिया था। 20% जब मेरा 30-40% के आसपास हो गया तब मैंने शुरू कर दिया। तो इंग्लिश में क्या था ना कि इंग्लिश में मेरी पहले से थोड़ा बहुत ठीक था, तो इंग्लिश में मेरे फिर भी 30 से 35 के अराउंड मार्क्स आ जाते थे शुरुआत से ही। और फिर मैथ में कम आते थे, 20-30 के करीब नंबर आते थे, क्योंकि कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ था। फिर धीरे धीरे वो मार्क्स इंक्रीज होते गए। उस शुरुआत में देने के ना सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि सर आपको आपके पास जो क्वेश्चन नहीं आते उनको आप तुरंत स्किप कर देते हो। हाँ। तो आपके पास टाइम बचा होता है। जो क्वेश्चन आप आते हैं उनमें ज़्यादा टाइम देकर उनको कर सकते हैं, उनको कर सको, अच्छे से समझ सको उनको कैसे क्योंकि करना है। बिगिनर होते हैं तो जल्दी करने का अभी एक्सपीरियंस नहीं होता। बिल्कुल। और सभी क्वेश्चन आते नहीं तो उनको तो छोड़ ही दो, जो नहीं आते। जैसे अलजेब्रा चैप्टर नहीं हुआ तो उनको तो पूरा ही छोड़ दो। लेकिन आपका अर्थमेटिक का जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया है, तो उसके क्वेश्चन को आप ज़्यादा टाइम देके कर सकते हो। जैसे कि अलजेब्रा का जो टाइम फिक्स होता है टेक्स्ट बुक को 20 मिनट के आसपास होता है मैथ का सेक्शनल, तो अलजेब्रा के क्वेश्चन छोड़ दिए तो वो टाइम मैंने वहाँ डिवोट कर दिया। तो उससे मतलब मेरा अच्छा वो हो जाता था। फिर धीरे धीरे कोर्स भी कंप्लीट हो गया। फिर धीरे धीरे वो क्वेश्चंस भी मतलब पूरे कंप्लीट होने लग गए धीरे। उसमें क्या है, फिर भी ऐसा नहीं था कि मतलब कंप्लीटली मार्क्स आ रहे हों। 45 के अराउंड मेरे मार्क्स फिर थोड़े अटक से गए। फिर मैंने देखा कि यार मतलब कैसे, मतलब 45 के अराउंड मार्क्स अटक गए हैं, 45 आ रहे हैं, कहीं 42.5 आ रहे हैं, 40 भी रह जा रहे हैं। एक बार तो 37.5, मतलब लिस्ट में 37.5 थे जब एंड में मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया था। उसके बाद फिर मैंने उनका एनालिसिस किया। मतलब एक मेरी ना नोटबुक है, 2 नोटबुक हैं अभी, उनमें मैंने लिख रखा है कि भाई ये क्वेश्चन मैंने स्किप करना था, इसमें मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, लास्ट लाइन को नहीं पढ़ा। जैसे आप रखते हैं ना डबल पैरामीटर नहीं रखते, डबल ऑफ पैरामीटर, उस टाइप से रेडियस, और उसमें पहले तो वाटर और एसिड का रेशियो दे दिया, लेकिन दूसरी बार में पूछा क्या, एसिड और वाटर का रेशियो पूछ लिया। और जैसे कि कॉइन्स वाले क्वेश्चंस में इस तरह से मतलब थोड़ा बहुत जैसा कि एसएससी करती है, लास्ट लाइन में चेंज कर दिया, थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, तो उनकी मैंने सभी की लिस्ट बना ली। फिर मैंने एनालिसिस किया कि मतलब किस तरह से मतलब मेरी कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, उनको एनालिसिस किया। ऐसा नहीं है कि फिर भी कंप्लीट आ गए, लेकिन हाँ फिर ये था या तो 47.5 आएंगे या फिर 50 आएंगे, रियरली 45 आने थे। ये थे मेरे शायद। मैंने एक 2024 में तो मेरे लगातार 10 जो सेक्शनल हैं लास्ट के, उनमें मेरे 50 हैं। फर्स्ट रैंक ही है उसमें मतलब मेरी। मतलब हम देख भी रहे थे कि यार आपने बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए हैं, टोटल 714 आपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए हुए हैं। सेक्शनल टेस्ट आप ज़्यादा प्रेफर करते थे? वो उसमें क्या है ना सर, टाइम मैनेजमेंट में काफ़ी हेल्प मिलती है, और फिर वो जल्दी खत्म हो जाते हैं। जैसे कि मैं मान के चलिए कि अभी मैं बिजी हूँ, कहीं मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ, जीके का उठाया लगा लिया।
उसमें 5-6 मिनट में हो जाएगा वो जीके का। तो ऑन द गो आप लगा सकते हो, हाँ, बिल्कुल। ऐसे इंग्लिश का लगा लिया, हाँ, मैथ में कुछ पढ़ने का मन नहीं कर रहा, अरे यार अब मूड सा भी सही नहीं है, ऐसा करो मैथ का उठाओ, वो 10-15 मिनट आपको लगानी पड़ेंगी। फिर वो आपका माइंड अपने आप चलने लग जाता है। फिर सेक्शन लगाया, उसका मन करा अरे इसका एनालिसिस कर लेता हूँ, फिर उसी से काफ़ी रिवीजन हो जाता है। फिर इसलिए मैंने वो प्रेफर किए ज़्यादा। ग्रेट ग्रेट। और ये भी है कि PYQ फिर पहले से याद भी हो जाते हैं। अगर आप किसी टीचर की सीट्स लगा लें तो पहले से याद हो जाते हैं, फिर आपके मार्क्स थोड़े हाइप होके आते हैं। तो इसलिए मैंने मॉक टेस्ट तो फुल लगाए, और PYQ क्योंकि PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो मैंने सेक्शनल लगाए। सेक्शन PYQ आप लगाते रहे, बढ़िया है। और चैप्टर वाइज फिर लगाए थे PYQ, जो चैप्टर वाइज वही लगाए जो PYQs थे, जो आपने अवेलेबल कर रखे हैं PYQs करके चैप्टर वाइज का वो है पूरा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आगे की क्या प्लान्स है आपके? अभी और CGL तो मुझे लगता है आपका फाइनल है ही, टॉप 5 में आप टॉप 10 में आ सकते हो। आगे और कौन से एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो? अभी UPSC CAPF का 19 जुलाई को एग्जाम है, उसकी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं। ग्रेट। और बाकी आप FCAT? हाँ, FCAT का दिया था, पिछली बार मेरे 270 मार्क्स थे, अब की बार 243 मार्क्स हैं। अभी आंसर किया है 1-2 दिन पहले, मैं बोल रहा था ना मैं रेलवे FCAT का देने जा रहा था, एग्जाम देने जा रहे थे, तब ये आंसर किया थी CGL में इसकी। पिछली बार CHSL भी दिया था, उसमें मेरी 43rd या 46th रैंक थी, इसके अराउंड थी कुछ, 346 मार्क्स थे मेरे उस टाइम पे। और लेकिन वो मेरे को छोड़नी पड़ गई क्योंकि मेरा 6 मंथ का एक्सटेंशन पूरा हो गया था। फिर उसके बाद मुझको लगा कि यार मेरा CGL में हो सकता है, क्योंकि मार्क्स मेरे अच्छे आ रहे थे, 350 के अराउंड थे। और उसमें भी टेस्ट बुक पे मेरी रैंक जो है, जो आपका रैंक वाला होता है ना, जैसे आप 3-4 मॉक लगा लोगे तो आपका कंप्लीट रैंक दिखाता है। तो उसमें मेरी रैंक 30 के अराउंड बन रही, 34th है अभी भी शायद, 34th है या 23rd है, ऐसे कुछ है। तो फिर मुझे लगा कि यार हो सकता है, जब मतलब टॉप 100 में मेरी चली रही है टेस्ट बुक पर, और एट द एज ऑफ 22, ठीक है, CGL भी आप क्रैक करने वाले हो, FCAT में भी आपका बढ़िया स्कोर आता रहा है, तो डेफिनेटली मतलब बहुत आगे आप जाने वाले हो। थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, और फैमिली कैसे सपोर्ट करती है? जैसे अभी फादर भी आपके साथ में आए हुए हैं, तो फैमिली का सपोर्ट कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए या किसी भी एस्पिरेंट के लिए जो तैयारी करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर मेरे लिए तो मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और खास कर कि मम्मी का सपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट था। सुबह सुबह के लिए लंच बनाना, फिर मैं लाइब्रेरी के लिए जा रहा हूँ, फिर शाम को जैसे ही मतलब मैं जो बोल रहा हूँ वही खाना बनाना, फिर सारा सामान उनको ही हैंडल करना पड़ रहा था। फिर पापा मुझको ड्रॉप करते थे, और बीच में क्योंकि उनका कॉलेज था तो वहाँ वो पढ़ाने चले जाते थे, मुझको ड्रॉप कर देते थे। और फिर यही है, और काफ़ी मतलब हेल्प की। सबसे बड़ी बात तो मतलब वो मोटिवेटेड मैं रहा उससे काफ़ी, मतलब ऐसा लग रहा, मुझको ऐसा नहीं लग रहा था कि मतलब मैं ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, मुझसे ज़्यादा मेरे पेरेंट्स ने, मेहनत अगर ज़्यादा भी कर रहे थे वो कम लग रही थी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझसे काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे थे। तो अनिरुद्ध, 22 साल की उम्र में मैं देखता हूँ कि यार एस्पिरेंट मेहनत काफ़ी करते हैं, लेकिन आपकी जो स्टोरी है कि आपने इस एज में ना जाने कितने एग्ज़ाम आपने क्लियर कर लिए, थोड़ा उसके बारे में आप बताइए कि कितने एग्ज़ाम आपने दिए हैं और उसमें किस किस स्टेज तक आप क्लियर कर चुके हैं? मेन टारगेट तो मेरा CGL ही था। उसके अलावा जैसे कि मैंने सिलेक्शन पोस्ट का अभी एग्जाम दिया है, 150 के अराउंड मेरे मार्क्स बन रहे हैं, अभी इसमें पता चलेगा। पिछली बार CHSL का मैंने बताया ही था, रैंक 46 या 43 थी। उसके अलावा CDS को मैंने 2 बार क्रैक कर लिया है, और FCAT का मैंने बताया ही, अभी FCAT का ये वाला दे के आया हूँ, पिछली बार वाला मेरा हो गया, उसका SSB है 21 फेब को। और अभी एक डिपार्टमेंटल एग्जाम हुआ था पॉल्यूशन डिपार्टमेंट में, उसमें भी मेरी 3rd रैंक है। ओके। तो उसमें भी मतलब मेरा हो ही जाएगा, लेकिन वो 6th पे ग्रेड है, तो अभी तो मैं 7th पे ग्रेड को इससे CGL से लूँगा। इसके अलावा मैंने ज़्यादा भर नहीं पाया, क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन अभी 2025 में हुई है, तो ग्रेजुएशन वाले एग्जाम ही मैं मतलब भर पाया। ओके। अनिरुद्ध जी, एक बार डेली रूटीन आप बताइए अपना। जैसे आपने बताया कि सुबह मम्मी आपके लिए लंच बनाती थी, फिर आप लाइब्रेरी जाते थे, तो कैसा आपका एक दिन दिखता है पूरा? जैसे कि सुबह सुबह आराम से उठा, थोड़ा अपने आप को लाइट किया, उसके बाद थोड़ा 1-2 घंटे घर पर ही पढ़ लिया। 1-2 घंटे घर पर पढ़कर फिर मम्मी ने जैसे लंच वंच तैयार कर लिया, फिर मैं अपने पापा के साथ, पापा का कॉलेज टाइम हो जाता था 8 बजे के अराउंड, मैं पापा के साथ लाइब्रेरी के साथ तरफ निकल गया। लाइब्रेरी फिर मैं रहा 10-12 घंटे। अब ऐसा नहीं है कि 10-12 घंटे अब कंप्लीटली मतलब मैं वहीं बैठा हुआ हूँ पढ़ रहा हूँ, थोड़ा लंच ब्रेक हो गया आध घंटे का, थोड़ा इधर उधर बातचीत कर ली 10-15 मिनट। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं था कि मतलब मैं बातचीत में लगा हुआ हूँ या फिर वो। हाँ, ये है कि जैसे 12 घंटे में लाइब्रेरी हूँ, तो उनमें से 11 घंटे तो मतलब मिनिमम 11 घंटे तो मैं मतलब स्टडी के लिए निकाल ही लेता था। और बीच बीच में थोड़ा सा 5 मिनट का ले लिया, 10 मिनट का ले लिया, वो था। फिर रात को मैं आ जाता था 7-8 बजे से के आसपास। फिर उसके बाद फिर थोड़ा नींद ही आती है, तो फिर थोड़ा सा 1-आध घंटे थोड़ा नींद का सबसे अच्छा ये है कि आप रात में जब आपको जैसे एग्जाम नज़दीक आ जाए, वो कि मैंने किया था, रात में मॉक टेस्ट देने बैठ जाओ। अच्छा। मॉक टेस्ट देने जब आप बैठ जाओगे तो वो करना ही पड़ेगा, वो 2 घंटे पढ़ने ही पड़ेंगे, फिर नींद अपने आप गायब हो जाती है मॉक टेस्ट से। तो रात को लास्ट टाइम पे किया था, ज़्यादातर तो मैं सोया ही था। नींद को मैंने नींद भी जरूरी है, देखो जब आप इतनी मेहनत कर रहे हो। 8 के घंटे करीब तो मैंने नींद पक्का ही लिए, लेकिन लास्ट में हाँ थोड़ा बहुत 7 के करीब घंटे हो गए थे, लेकिन तब भी मैंने 7-8 घंटे ही रखी थी।
बस मैंने जो वैसा टाइम था ना जो वेस्ट हो रहा था उसको मैंने वो कर लिया था, जैसे कि थोड़ा सा बातचीत थोड़ी कम कर दी, हाँ। उस टाइप से। मेरा सवाल यही रहेगा आपसे अगला कि यार आज के टाइम पे डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, जब हम पढ़ाई कर रहे हैं फ़ोन अपने हाथ में होता ही है, तो उन चीज़ों को कैसे आपने अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखा, चाहे मैं सोशल मीडिया की बात कर लूँ या फिर मैं दोस्तों की बात कर लूँ, फ्रेंड्स की बात कर लूँ, तो उसको कैसे आपने टैकल किया? डिस्ट्रैक्शंस तो दूर करना देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये नहीं तो फिर सिलेक्शन नहीं तो नहीं बोलूँगा, लेकिन काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ तो यह है कि मेरा ना कोई इंस्टाग्राम आईडी है, टेलीग्राम आईडी है, क्योंकि उसमें काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं पढ़ने के लिए। और ज़्यादा मेरे को फ्रेंड सर्कल उसमें नहीं है, मैं ज़्यादा के कांटेक्ट में नहीं हूँ। और मेन तो डिस्ट्रैक्शन का ये है कि आप पूरी तरह से डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कभी भी नहीं कर सकते। उसके लिए आप फिक्स टाइम रखोगे तो माइंड में भी रहेगा कि यार मैं उस टाइम में कर, मेरा ये था कि लंच के बाद मेरा जो ब्रेक रहेगा उस समय मैं एक बार मोबाइल देख लूँगा, एक बार डिनर के बाद मोबाइल देख लूँगा, जिससे कि बीच में मोबाइल की अगर कुछ चाहत भी अगर आएगी कि भाई ये कुछ देखना है तो मैं कहूँगा अरे यार डिनर के बाद देख लूँगा ना इसको। हाँ, टाइम मिक्स सेट कर लिया हमने। हाँ, तो मैं उसमें अलग से एक डायरी बना ली थी, सच बोलूँ तो मुझको भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी, मैंने अलग से डायरी बना ली थी। जैसे मेरे माइंड में आता था कि यार ये वाली वीडियो शायद मैं देख सकता हूँ, तो मैंने उसको लिख लिया कि शाम को इसको देख लूँगा। ये नहीं कि तभी हाल क्या उठा के बैठे और जिससे कि मतलब टाइम वेस्ट ना हो। मैंने कहा कि इस वाली वीडियो को मैं नाइट में देखूंगा, उसमें माइंड में भी ये हो जाता है देखेगा ही, तो माइंड भी चुप हो जाता है उस समय पे, शांत हो जाता है। तो फिर मैं उसको डिनर के बाद थोड़ा बहुत देख लेता। और उसमें तो मैंने ये नोटिस किया, जैसे मैं 10 चीज़ें लिख रहा हूँ ना, तो 5 चीज़ें तो बेफालतू की थी, शाम आते आते ऐसा लगता है अरे ये तो देखने की कोई जरूरत भी नहीं है, की है ही नहीं। हाँ। तो उस टाइप से मतलब ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा तरीका हो सकता है जो भी एस्पिरेंट देख रहे हैं कि अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से कैसे दूर रखना है। जो भी थॉट आ रहे हैं ना दिमाग में, जब आप पढ़ रहे हो आपका मेन काम वो होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी थॉट आ रहा है नोट कर लो, एक टाइम दे दो उसके लिए, ये कि यार इस टाइम पे मैं उनको देख लूंगा, फिर आपको खुद समझ में आ जाएगा कितना ज़रूरी है कितना ज़रूरी नहीं है। बढ़िया यार, और मतलब उसके लिए मैं पहले से शेड्यूल बना के चलता ही था, एक दिन पहले ही, तो वो मेरा फिक्स था कि भाई स्टडी पे ये काम करना है तो वो करना ही है। ग्रेट। अच्छा, जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो कभी ऐसा मोमेंट भी आता है कि यार नहीं मन होता है करने का, या पढ़ने का मन नहीं होता, या गिव अप करने का मन उस वक्त हो रहा होता है, तो वैसा कोई मोमेंट आपके जर्नी में आया हो? और मतलब काफ़ी बैड टाइम पे आया है। देखो जैसे कि मैं बोल रहा था कि डिस्ट्रैक्शंस को पूरी तरह से कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते, मैंने काफ़ी इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन बात ये हो जाती है कि जब आप कुछ ज़्यादा ही इग्नोर कर देते हैं ना, तो मेंटल हेल्थ उससे काफ़ी इंपैक्ट कर जाती है। आप दोस्तों से नहीं बोलते, मेरा ये था कि मैं लाइब्रेरी में बिल्कुल नहीं बोलूँगा। एक टाइम पे मुझको लगा कि प्री का एग्जामिनेशन आ रहा है, तो मैं बिल्कुल भी नहीं बात करूँगा किसी से, और पढ़ाई करूँगा बस, और कुछ नहीं करूँगा। तो उससे क्या है, तो फिर मेंटल हेल्थ मेरी इफेक्ट होने लगी। मतलब मेरा क्या है, छोटी छोटी चीज़ों से मैं डिस्ट्रैक्ट होने लगा। किसी ने डोर खोला उससे भी मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, किसी ने पेन बजाया लाइब्रेरी में, मैं उसका डिस्ट्रैक्ट हो गया। फिर मैंने किया यार ये तो और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। फिर मेरे दोस्तों ने काफ़ी मतलब मेरी हेल्प की, उन्होंने बोला यार ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब ये कुछ ज़्यादा हो रहा है। उन्होंने बोला कि भाई ये कुछ ज़्यादा हो रहा है। फिर मुझको भी लगा कि ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो फिर मैंने थोड़ा सा अपना जो लंच टाइम है वो पहले मैं दोस्तों के साथ करता था, 10-20 मिनट बातचीत हो गई, वो मैंने बंद कर दिया था। मैंने कहा इस समय भी मैं वीडियो से पढ़ाई करूँगा, वीडियो से पढ़ाई तो हर दिन पढ़ाई तो वो भी बेकार है। तो फिर मैंने दोबारा से अपनी पुरानी रूटीन में आया। मैंने कहा भाई ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, जो पहले चल रहा है उसी को करते रहो। प्री के टाइम पे ही हुआ था तो काफ़ी लगा था यार अब नहीं होगा तो फिर क्या होगा, लेकिन दोस्तों ने मुझको काफ़ी मोटिवेट किया। सबसे बड़ी तो परिवार ने मेरा साथ एंड तक नहीं छोड़ा, मतलब उनको पता था कि, और फिर जब भी मैं सोचता था कि भाई क्या मतलब क्या, तो फिर मेरे दिमाग में आ जाता है आगे क्या करना है, आगे भी तो यही करना है, इस बार नहीं हुआ तो फिर अगली बार दूंगा। मेरी एज अभी ज़्यादा नहीं है, तो 22 तो ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था? हाँ, फर्स्ट ही था का। तो मैंने की कि अभी तो इस बार तो पूरे माइंड से देता ही हूँ। ग्रेट यार, मतलब अभी तो आपसे हम मिल ही रहे हैं, और जब फाइनल रिजल्ट आपका एक बार आ जाएगा तब फिर से आपको बुलाएंगे यार, सेलिब्रेट करेंगे आपकी सक्सेस को। उसके बाद मैं जानना चाहूँगा, लास्ट मेरा क्वेश्चन यही रहेगा कि इस पूरी जर्नी में CGL की अगर मैं बात करूँ तो टेक्स्ट बुक ने कैसे हेल्प की, टेक्स्ट बुक के मॉक्स ने कैसे आपको हेल्प की, कितना रेलेवेंट कितना इंपॉर्टेंट आपको लगते हैं वो अपनी जर्नी में? मतलब सब बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जितना इम्पोर्टेंट आपके लिए सिलेबस कंप्लीट करना है उतना ही या फिर उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए मॉक टेस्ट देना है। आप किसी भी, मैंने भी पुराने बच्चों के इंटरव्यू देखे हैं, उन्हीं से मुझको भी पता चला कि मॉक टेस्ट देना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो मैंने सेक्शनल दिए। सेक्शनल में इस तरह से देता था कि भाई सेक्शनल से क्या है ना, पूरा रिवीजन हो जाता है उस चीज़ का, और टाइम ज़्यादा लगता नहीं है। और फुल मॉक टेस्ट दिए। फुल मॉक टेस्ट से मेरे एनालिसिस होने लगा। जैसा कि मैं बता रहा था कि मैं शुरुआत में 40 के 42 के अराउंड क्वेश्चन आए थे, वो मैंने लिख लिए थे अलग से एक नोटबुक में कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, उनसे मैंने एनालिसिस किया। फिर जो 2-3 क्वेश्चन जो सिली मिस्टेक्स होती हैं ना, मतलब मैं बता रहा हूँ कि जितने भी बच्चे, जैसे कि अभी 1 लाख के करीब बच्चों ने CGL मेंस दिया है, तो उनमें से 50,000 के करीब बच्चों का अच्छे तरीके से सिलेबस कंप्लीट होगा। लेकिन दिक्कत कहाँ आ गई? दिक्कत आ गई उन्होंने अपने जो सिली मिस्टेक्स थी, अपने मॉक्स में जो सिली मिस्टेक्स होने की, उनका एनालिसिस नहीं किया। एनालिसिस ज़रूरी है। हाँ, 30,000 के अराउंड बच्चों ने काफ़ी मॉक टेस्ट भी दिए होंगे, लेकिन एनालिसिस नहीं किया। जिन्होंने एनालिसिस किया, भाई कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, लक का फैक्टर काफ़ी डिपेंड करता है। गिरिराज बाबा की वो तो मुझ पर कृपा रह गई,
तो यही है, लेकिन मॉक टेस्ट देना काफ़ी ज़रूरी है, मतलब उससे आपको और उसके बाद एनालिसिस करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। और मॉक टेस्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको फिर अगला मॉक टेस्ट देने के लिए अपने आप व्यू आ जाता है, इस बार इतनी रैंक आई, अब और अच्छा करना है, अरे थोड़ा कम रह गया और अच्छा करना है। वो एक कंपटीशन हाँ, वाली और जैसे फीलिंग तो आती है। और मतलब जैसे आपका ये होता है कि आपका कुछ पढ़ने का मन नहीं कर रहा ना, हाँ। जैसा कि मैंने बता रहा था, मॉक टेस्ट देने बैठ जाओ, अपने आप पढ़ने का मन करेगा, डेफिनेटली करेगा, वो मॉक टेस्ट कंप्लीट करना ही पड़ेगा। और रात में पढ़ने का मन नहीं कर रहा, 1-2 घंटे निकालने, ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा रात में ज़्यादा पढ़ने की, वो अपने अपने ऊपर भी डिपेंड करता है। कोई बच्चे रात में ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन जिन पे मतलब पढ़ा नहीं जा रहा, लग रहा है कि 1-8 घंटे में रात में निकाल सकता हूँ, तो आप ऐसा करो, फुल मॉक टेस्ट देने बैठ जाओ या फिर सेक्शनल देने बैठ जाओ। मैं क्या करता था कि मैंने शेड्यूल बना लिया था कि भाई 2 मॉक टेस्ट रात में सेक्शनल दूंगा मैथ्स के, तो मैं रात में 2 देखने बैठ गया। और लास्ट टाइम पे तो जैसे लास्ट का 1 मंथ रह गया था, तो मैं जो फुल मॉक टेस्ट था ना, क्योंकि रात में आपको पता है मैं सुबह से पढ़ रहा था, तो पूरा ब्रेन रात में मेरा कंज्यूम हो जाता है। हाँ। तो उस समय पे मैं जब पूरा ब्रेन कंज्यूम हो चुका है, उस समय पे मैं कैसा परफॉर्म करूँगा, तो उससे मुझे फिर एग्जाम टाइम पे दिक्कत नहीं होगी। ग्रेट। तो फिर मैंने लास्ट में वो मैंने मलिंगा का एक देखा था, वो क्या है, अपनी यॉर्कर तभी प्रैक्टिस करता है जब वो पूरी तरह से हैरान हो जाता समझ है। गया। तो उस टाइप से फिर मैंने किया कि मैंने कि मॉक टेस्ट फुल मॉक टेस्ट में तभी दूंगा, तो 2 घंटे में तभी बैठता था उस समय पे। पहले तो मैं 8 बजे आता था लाइब्रेरी से, फिर मैं 7 बजे आने लग गया, ताकि मैं मॉक टेस्ट कंप्लीट कर पाऊँ 9-10 बजे से, फिर ताकि मेरे लिए नींद काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। मैंने नींद को कभी स्किप नहीं किया, कोशिश की, जैसा कि मैं बता रहा था कि प्री के अराउंड मैंने कोशिश की थी, फिर मेरी मेंटल हेल्थ उससे इम्पैक्ट हुई थी, तो फिर मैंने सोचा कि ये तो मैं कभी भी स्किप नहीं करूँगा। ये तो आपने समझा यार, कुछ अगर प्रॉब्लम आ रही है, जब तक खुद मानोगे नहीं कि यार ये प्रॉब्लम है, तब तक आप उसको सॉल्व भी नहीं कर पाओगे ना, वर्क भी नहीं कर पाओगे उस पर। बिल्कुल। अच्छा, टेक्स्ट बुक जो आपने खरीदा होगा पास प्रो, कितने रुपए में खरीदा होगा लगभग? मेरा उस समय पे रिपब्लिक डे सेल चल रही थी, तभी तो मैं आपको बता रहा था, मेरा 10 या 20% सिलेबस हो गया था। ओके। रिपब्लिक डे सेल चल रही थी, तो मुझको 3 साल का, मैंने कहा यार लाइफ टाइम नहीं ले लेता हूँ वो 3 साल वाला था ना, वो मैंने ले लिया था। उस समय पर मुझे 304। सबसे अच्छी बात तो यही है कि मतलब इतने कम रुपए में ये जो प्रोवाइड कर देते हैं ना, और अगर आपने टेक्स्ट बुक का ले लिया ना, मैं तो ये कह रहा हूँ किसी और का लेने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपने टेक्स्ट बुक का ले लिया, कि इतने मॉक टेस्ट प्रोवाइड आप कर ही देते हो। हाँ, वेराइटी के लिए आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मैंने भी लगाए, वेराइटी इंक्लूड, वो मन में सेटिस्फैक्शन हो जाती है कि भाई मैंने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे लगानी है। हाँ, बिल्कुल। तो ठीक है, लेकिन अगर आप टेक्स्ट बुक से लगा रहे हो तो फिर इनफ है। ग्रेट यार। तो अनिरुद्ध जी, काफ़ी इंस्पायरिंग जर्नी रही आपकी, और मतलब काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। आगे जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का एग्ज़ाम हो या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, उनको आप क्या ऐसी 3 चीज़ें या टिप्स देना चाहते हैं जिनको फॉलो करके कहीं ना कहीं वो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम अपना क्रैक कर सकते हैं? एक तो ये है कि कम से कम रिसोर्सेज रखो, जितने कम रिसोर्सेज रखोगे उतनी ज़्यादा रिवाइज कर पाओगे। रिवीजन ज़्यादा वास्ट चीज़ें इकट्ठे करने से अच्छा है कि आप रिवीजन करो। दूसरा ये टेस्ट दो, टेस्ट में भी जैसे कि आप क्या प्रोवाइड करते हैं ना, टेस्ट में एक सेव का ऑप्शन होता है। जो क्वेश्चंस नहीं होते थे मैंने सेव कर रखे थे, मेरे 2000 का मैक्सिमम ऑप्शन होता है, मेरे उसमें 1950 से ऊपर ही क्वेश्चंस उसमें वो हैं सेव्ड हैं, तो मैं उनको क्या बार बार रिवीजन कर लेता था। दूसरा ये कि मैंने बताया कि मॉक टेस्ट दो। तीसरा ये कि शेड्यूल अपना पहले से ही बना लो। एक दिन पहले शेड्यूल बनाओगे या फिर वीक का शेड्यूल बनाओगे, उससे आपको पता रहेगा मैं आगे क्या कर रहा हूँ, मुझे क्यों क्या करना है। उससे डिस्ट्रैक्शंस बहुत इम्पैक्ट होते हैं। डिस्ट्रैक्शंस के लिए आप अलग से एक डायरी बना सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया ही था। और लास्ट चीज़ ये कि मीडियम मार्क रखो, ज़्यादा भी ऐसा मत हो जाओ, नहीं तो फिर मेंटल हेल्थ आपकी इम्पैक्ट होने के चांसेस रहते हैं, जो कि मेरे साथ हुआ था। और लास्ट टाइम पे जब ये इम्पैक्ट हो जाती है ना, तो बहुत बहुत बुरा लगता है, समझ में नहीं आता क्या होता है, क्योंकि पहली बार मेरे साथ ये फीलिंग थी। तो यही है, मॉक टेस्ट जितने भी हो सकते हैं उतने ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की कोशिश करें। सिलेबस के बाद, सिलेबस पूरा कंप्लीट होने का इंतजार बिल्कुल भी ना करें। 30-40% हो जाए, शुरू कर दें। ग्रेट। तो यार, विश यू ऑल द बेस्ट आपकी आगे की जर्नी के लिए, एसएससी के लिए भी और आगे लाइफ में भी। टेक्स्ट बुक की पूरी टीम की तरफ से आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ, और आगे बहुत अच्छा करोगे आप। तो ये थे हमारे साथ अनिरुद्ध शर्मा जी, जिन्होंने अभी CGL मेंस 2025 में 390 में से 370 मार्क्स ये लेकर आए हैं। एंड होपफुली क्या ये टॉप रैंकर्स में रहेंगे, और फिर से इनके साथ हमें बात करने का मौका ज़रूर मिलेगा यहीं टेक्स्ट बुक ऑफिस में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।